नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CS ऑनलाइन एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते होंगे। T20 ऑब्जेक्टिव सीरीज कहने का अर्थ है कि प्रत्येक वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा और उसको कम समय में कैसे डील करेंगे सॉल्यूशन इसी वीडियो में देंगे। इस सीरीज में आप सभी को मिलेगा कि वर्ष 2026 के एग्जाम के लिए कम समय में अधिक से अधिक नंबर को अर्जित कैसे करेंगे। कम समय में हम आप लोगों को अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए हम बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आप लोगों को 450 अंक से अधिक आप लोग अर्जित कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रकाश की किरणें गमन करती है। अर्थात मान ले हम लोग की ये क्या है, एक प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश की किरण हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। किस में करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश कभी टेढ़ी मेढ़ी या फिर अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है। विचलित कब होता है? जब उसके सामने हम आते हैं। अन्यथा प्रकाश क्या करती है? हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो अगर बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को किस में लगाना है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग किसमें कम होता है? तो प्रकाश का वेग किसमें कम होता है? वो होता है कांच में। क्यों? क्योंकि कांच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी सटे सटे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश को गति करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसीलिए उसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है, यानी 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर आपको प्रकाश का वेग न्यूनतम पूछेगा तो किसमें मारना है? कांच में। ये ऑप्शन के हिसाब से मारना है, ऑप्शन को देख करके मारना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो किसमें होता है? इस क्वेश्चन के अनुसार प्रकाश का वेग, इस ऑप्शन के अनुसार प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। हमेशा प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में ही रहेगा, चाहे कोई भी माध्यम आ जाए। क्यों? क्योंकि निर्वात में कोई भी वायुमंडल की कोई भी चीजें नहीं होती है जिससे प्रकाश को गति करने में आसानी होती है। जो प्रकाश अधिकतम दूरी कम समय में तय कर लेते हैं, तो इसीलिए प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो हमेशा आपको किसमें लगाना है? निर्वात में। निर्वात में होता कितना है? 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। यानी आप बाइक चलाते होंगे या फिर कहीं कार भी देखे होंगे, तो उसके साइड में जो दर्पण होता है या आईना जिसको बोलते हैं साइड मिरर, उसमें किसका होता है? वो कौन सा होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अगर पूछ देगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में लगा होता है तो उसमें क्या लगाएंगे? उत्तल दर्पण लगाएंगे। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? वस्तु छोटा छोटा दिखाता है। अगर मान लीजिए आपके पीछे बड़ी ट्रक आ रही है तो क्या उस छोटे से आईने में दिख जाएगा? नहीं दिखा। तो इसीलिए उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या करता है? बड़े से वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बना कर देता है। तो इसीलिए साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का होता है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो कि साइड मिरर के रूप में किसका होगा, तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का ही लगाना है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग होता है। मोटर कार के हेडलाइट, हेडलाइट करने का मतलब कि जब आप रात के समय में सफर करते हैं तो जिससे हमको सड़क दिखाई देता है वो होता है हमारा हेडलाइट। जैसे कि मान लीजिए कार का क्या है? आगे का बोनट है। अगर इसमें मान लीजिए ये क्या है? ये एक बल्ब है और इसमें क्या होता है? यहीं से प्रकाश निकलती है, यहीं से प्रकाश निकलती है। ये क्या होता है हमारा? ये अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग होता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछा ही जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है।
तो इसमें लगा करके हम लोग को आगे बढ़ जाना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? अनंत रहेगा। समतल दर्पण का फोकस क्या होगा? अनंत होगा। अगर धनात्मक की बात करें तो धनात्मक उत्तल दर्पण में होगा, ऋणात्मक अवतल दर्पण में होगा, लेकिन समतल दर्पण का क्या होगा? अनंत होगा। इसमें धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता, क्या होता है? अनंत होते हैं। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? अनंत होगा। इसी के साथ चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों के नाम लिखे। तो प्रकाश की जो किरण को दर्शाती है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि प्रकाश की किरण आ रही है, जैसे कि मान लीजिए अगर फोकस पे वस्तु रखे तो कहां प्रतिबिंब बना, वक्रता त्रिज्या पे वस्तु रखे तो कहां प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है? वो किरण आरेख कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये फोकस है, ये वक्रता त्रिज्या है, इस पे वस्तु रखे, इस पे क्या रखे? वस्तु रखे। इससे क्या होगा? जब इस वस्तु रखे तो क्या होगा? ये सब जो कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? ये किरण आरेख कहलाता है। तो वही कहता है कि जब प्रकाश की किरणों का पथ को दर्शाने वाली चित्रों के नाम लिखे। तो ऐसा जब चित्र रहेगा तो इस चित्र का क्या नाम हो जाएगा? किरण आरेख। इस चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख। क्या नाम है बच्चों? इस चित्र का नाम है किरण आरेख। तो इसमें किरण आरेख में लगा करके हम लोग क्या करना है? आगे बढ़ जाना है। किरण आरेख में लगाकर क्या कर देना है? आगे बढ़ जाना है। तो अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ इसके आगे कुछ नहीं लगाए तो क्या होगा? प्लस होगा। तो हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसलिए क्या होगा? ये धनात्मक होगा। कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप लोग को सूत्र पढ़े होंगे कि आर बराबर 2f जो होता है। तो आर का मान दिया है, कितना दिया? आर का मान नहीं दिया तो वही निकालेंगे। तो आर बराबर 2 गुना फोकस दूरी का मान कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर देंगे? 15 से गुना कर देंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो किस में लगा देंगे हम लोग? इस 30 सेंटीमीटर में लगा देंगे। इसी प्रकार अगर डाटा बदल के भी क्वेश्चन दे जाए तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र का इस्तेमाल करना है, जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, जो क्या होता है? आर बराबर 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। इसी को इस्तेमाल करके हम लोग कितना भी डाटा दे दे, कुछ भी दे दे, उसका हम लोग एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नमा की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर -10 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए अवतल दर्पण की बात की है लेकिन माइनस लगाए, क्योंकि इससे पहले हम आपको बताए हैं, आप लोग पढ़े भी होइएगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, उत्तल की धनात्मक होती है, और अब उसका समतल का क्या होता है? अनंत होता है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है -10 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी मांग रही है। तो फोकस दूरी वाला सूत्र अभी पढ़ाए थे। फोकस दूरी क्या होता है? r/2। आर बटा क्या होता है? 2। एफ बराबर क्या निकालेंगे? एफ बराबर देखिए आर का मान कितना दिया है? -10 बट्टा 2, यानी कितना हो जाएगा? 5 -5। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? -5 में लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या समझ गए आप लोग? इन दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 2 नंबर क्वेश्चन में लघु त्रय में भी पूछ देता है कि एफ बराबर r/2 को सिद्ध करें। तो आप लोग को घबराना नहीं है, हम आप लोग को उसको भी बताएंगे तो कैसे करेंगे। तो क्या आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को डील करना सीख गए? तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप लोग परिभाषा सुने होइएगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है, यानी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्यों होती है? ये आधी होती है। इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए आर, अभी ये सूत्र पढ़े थे, एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2, यानी जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या क्या है? आधा है। किसी के अगर बट्टे में 2 आ जाए तो क्या चीज होता है? आधा होता है। अगर मान लीजिए 4/2 का मान पूछेगा तो क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का आधा 2 है। अगर 6/2 है क्या हो जाएगा? मान 3 हो जाएगा। क्यों? 6 का आधा 3 होता है। तो किसी चीज के अगर नीचे में हर में अगर 2 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? आधा। यानी क्या होता है? अगर
फोकस दूरी पूछ रहा है तो यानी वक्रता क्या होती है, बट्टे में 2 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर इसी पे अगर पूछेगा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो हो जाएगी 2 गुनी। क्यों? क्योंकि आप लोग सूत्र रहेगा R बराबर 2F, R बराबर 2F। यानी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग इससे भी एक समझ सकते हैं चित्र से, जैसे ये क्या है, एक ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, फोकस दूरी, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या ध्रुव है। मान लीजिए ये, मान लीजिए यहां से यहां लेकर क्या हो जाएगा, त्रिज्या कहलाएगी, ये क्या है, त्रिज्या। लेकिन त्रिज्या देखिए, और ये क्या है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यहीं तक हुआ, लेकिन वक्रता त्रिज्या कहां हुआ, यहां हुआ। ये देखिए, अगर इसका मान अगर 2 रख दिया जाए तो इसका मान क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहीं तक रहेगा, लेकिन ये कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, तो इसलिए क्या जाएगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी, लेकिन फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या आप लोग समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण को कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अब लोग सुनिएगा, अपसारी दर्पण क्या होता है, इसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में जब फैला देता है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण भी यही करता है कि एक प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन 13 नंबर की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस होती है, तो आप लोग इससे पहले भी पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो अवतल की क्या जाएगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या जाएगी, ऋणात्मक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर का था कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, उसी प्रकार अभी ये पढ़े थे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह विभिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देती है, जमा कर देती है, इसीलिए क्या कहते हैं, अभिसारी। अभी मतलब आकर के एक बिंदु पर क्या जाती है, जमा हो जाती है, तो इसीलिए क्या कहेंगे, अभिसारी। अभिसारी समझ गए आप लोग। तो इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, यानी ऐसा इस चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनता है। तो देखिए, जल से भी लेंस बनाया जाता है, शीशा यानी कांच से भी लेंस बनाया जाता है, अमूमन ज्यादातर कांच का ही होता है, और प्लास्टिक से भी क्या होते हैं, लेंस बनाए जाते हैं। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जाता है, मिट्टी से क्या होता है, लेंस नहीं बनाता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ये मिट्टी जो है क्या है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इससे पहले ही पढ़े थे कि साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का। क्यों होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों को उस छोटे से दर्पण में दिखा दे। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण ही है जो क्या होता है, इस बड़े से बड़े वस्तुओं को छोटा प्रतिबिंब करके उस दर्पण में दिखा देता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, उत्तल दर्पण में। तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो उत्तल दर्पण में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। आप लोग तो पढ़ेगा कि पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही दोनों नियम है प्रकाश के परावर्तन के। चलते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो आप लोग इससे पहले क्वेश्चन पढ़े होइएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी
तो वह अविलंब से दूर भागती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये क्या है, ऊपर में मान लीजिए ये विरल माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है, और ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। अगर इससे प्रकाश की किरण क्या करेंगे, भेजेंगे, जब सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। जैसे ऐसे जा रहा था, लेकिन जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर उसी प्रकार अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या हो जाएगी, वह अभिलंब से दूर भागती है। इसको जाना चाहिए कैसे, इधर, इधर जाना चाहिए, लेकिन किधर चला गया, इधर चला गया। तो इसके लिए क्या कहेंगे, अब मान लीजिए इसमें ऑप्शन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो हवा क्या हो जाएगा, हवा एक विरल माध्यम हो जाएगा, और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। तो जब हवा से कांच में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। देखिए अभिलंब की ओर इधर आया, इसका मतलब अभिलंब की ओर मुड़ा, इसलिए क्या जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, क्या जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाएगी तो क्या जाएगी, अभिलंब से दूर भागेगी। तो सिंपल सा याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर सट जाती है, यानी अभिलंब की ओर आती है। जब वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। इन फोटोग्राफी जो जैसे DSLR कैमरा जो होता है उसका जो अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा क्या प्रयोग होगा, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि बड़े से वस्तु को छोटा आकार करके दिखा देती है। ये थे हमारे T20 ऑब्जेक्टिव सीरीज के 20 क्वेश्चन। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तब तक के लिए धन्यवाद।